हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। यस, ओबीजी के हम लोग एमसीक्यू सेशन कर रहे हैं। तो आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखने वाले हैं। विनायक नर्सिंग एकेडमी के साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम कीमत में आपको कंप्लीट सिलेबस का वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो देर किस बात की है, अपनी तैयारी के लिए जुड़ जाइए हमसे। आज ही डाउनलोड करिए विनायक नर्सिंग एकेडमी की ऐप को और अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए। चलेगा, शुरू करते हैं अपना लेक्चर आज के सक्सेस मंत्र के साथ में, कि जो अपने संकल्प के साथ लगातार मेहनत करते हैं ना, उन लोगों को यकीनन अपना कल बदलते हुए देर नहीं लगती है। मतलब उन लोगों का जो कल है सुनहरा होने वाला है। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए। यस, लगातार मेहनत ही एकमात्र तरीका है जिससे आपको सक्सेस मिलेगी। चलिए स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू सेशन। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा डियर स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है, एक नर्स केयरिंग 23 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट क्लाइंट, एक 23 साल की जो है प्रेग्नेंट लेडीज है, उसको एक नर्स केयर कर रही है। द क्लाइंट इज टेकिंग आयरन सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट ले रही है प्रेगनेंसी में, जैसा कि लिया जाता है। व्हाट शुड दिस क्लाइंट इंस्ट्रक्टेड टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने के लिए नर्स उसे क्या एक्सप्लेन करेगी बच्चों। ऑप्शन है कि इट शुड बी टेकन विद फूड और आफ्टर फूड, या तो खाने के साथ लीजिए या खाने के बाद, ये बोलना है नर्स को। दूसरा, पेशेंट को ये बताओ कि आयरन शुड बी टेकन विद कप ऑफ हॉट कॉफी के साथ में लीजिए। तीसरा ऑप्शन, शुड बी टेकन विद ग्लास ऑफ मिल्क, दूध के साथ में लेना है। और चौथा ऑप्शन है, आयरन शुड बी टेकन विद ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा डियर? तो जैसा कि अपन ने एनीमिया पढ़ाया था, वहां पे आयरन के बारे में मैंने सप्लीमेंटेशन पढ़ाया है, तो उस टाइम मैंने बताया था कि यस, ऑरेंज जूस के साथ में जो है ये बेस्ट रहता है, यानी कि विटामिन सी। यस डियर, विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है आयरन एब्जॉर्प्शन के अंदर, इसलिए जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उसके जूस के साथ में आयरन को लिया जा सकता है। यस, आयरन को फूड के साथ भी या फूड के बाद भी लिया जा सकता है, बट वहां पे एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा डियर? डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, एम्प्टी स्टमक तो लेना ही नहीं है। एम्प्टी स्टमक तो ये क्या करेगा डियर? गैस्ट्रिक अपसेट कर देगा। कप ऑफ कॉफी के साथ में नहीं लेना, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ग्लास ऑफ मिल्क, मिल्क में कैल्शियम होता है, और कैल्शियम और आयरन जो है हमेशा एंटी होते हैं, एक साथ नहीं लेना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी में कैल्शियम और आयरन का सप्लीमेंटेशन एक साथ दिया जाता है तो एक टेबलेट सुबह, चाहे वो आयरन की या कैल्शियम की हो, और एक इवनिंग में लिया जाता है, ताकि एब्जॉर्प्शन में कोई इंटरफेयर नहीं हो। तो कैल्शियम और आयरन हमेशा एक साथ नहीं देना चाहिए। तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस के साथ में देना चाहिए। ठीक है, अब आयरन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं, कि आयरन का डेली रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज देखते हैं अपन। यस, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, यस ये गलत है, डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका डियर? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डेली आयरन रिक्वायरमेंट है, यानी आरडीए, रिकमेंडेड डेली अलाउंस एज पर यस एफएसएसएआई एंड आईसीएमआर। ठीक है, इंडियन काउंसिल और मेडिकल रिसर्च और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके अनुसार जो है आयरन की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? तो 2020 के डेटा, उसके बाद में गाइडलाइंस नहीं आई है, 2020 की गाइडलाइंस के अनुसार यस डियर, एडल्ट मेल में यस 19 mg पर डे जो है आयरन का डेली रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, फीमेल की बात करें तो फीमेल में याद रखिएगा 29 mg पर डे लिया जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर 2 कम हो जाएगा इससे, 27 mg। और अगर ऐसी महिला जो कि बच्चे को दूध पिला रही है, यानी लैक्टेटिंग मदर है, तो उसको 23 mg आयरन पर डे जो है दिया जाना चाहिए। ठीक है, चाइल्ड की बात करें तो बच्चे के अंदर है 8 से 15 mg पर डे दिया जा सकता है। 8 से 15 रेंज क्यों बताए? क्योंकि चाइल्ड अपन मान रहे हैं ऑलमोस्ट 2 साल से लेकर के 8 साल तक के बच्चे को, तो 8 साल का बच्चा तो 15, 2 साल का तो 8 की तरफ चले जाएंगे। इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट को 3 mg पर डे जो है दिया जा सकता है डियर। यस और नो? तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आयरन की डेली रिक्वायरमेंट पूछी जाती है अक्सर एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा, एज पर एफएसएसएआई एंड आईसीएमआर के अनुसार 2020 की गाइडलाइंस के अनुसार क्या है, उसके बाद में गाइडलाइन अपडेट नहीं हुई है, तो वही चल रही है अभी। ठीक है, इन फ्यूचर अगर अपडेट होती है तो आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एडल्ट मेल के अंदर जो है 19 mg पर डे, 19-20। ठीक है, जबकि फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर जो है
फीमेल के अंदर 29 यानी जस्ट 10 ज्यादा हो गया यहाँ पे, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर 27, लैक्टेशन के अंदर यानी ऐसी महिला जो दूध पिलाती है बच्चे को उसको 23 mg पर डे, और बच्चे के अंदर 8 से 15 और इन्फेंट के अंदर 3 mg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है डियर, ठीक है। अब याद करिए एनीमिया के अंदर मैंने एक प्रोग्राम पढ़ाया था आपको, एनीमिया मुक्त भारत। तो एनीमिया मुक्त भारत के अनुसार के अकॉर्डिंग क्या देते हैं डियर, लाल कलर की टैबलेट दी जाती है प्रेगनेंसी के अंदर, और वो टैबलेट जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, प्रेगनेंसी में कब देते हैं डियर, प्रेगनेंसी के अंदर अपन आयरन की टैबलेट कब देते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में देते हैं, और लगभग पूरे 180 दिन के लिए दी जाती है, ठीक है। तो वो प्रोग्राम मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो यहाँ पे एनीमिया मुक्त भारत जो प्रोग्राम है 2018 में लॉन्च हुआ था। प्रीवियसली इस प्रोग्राम को अपन आयरन प्लस इनिशिएटिव बोलते थे, आयरन प्लस इनिशिएटिव, आईपीआई, आयरन प्लस इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता था, जिसके अंदर अपन क्या करते थे डियर, आयरन की टैबलेट देते थे, बट 100 दिन के लिए देते थे प्रेगनेंसी में। और एनीमिया मुक्त भारत में कितने दिन के लिए दी जाती है डियर, 180 डेज के लिए जो है आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट, आईएफए टैबलेट दी जाती है, आईएफए टैबलेट दी जाती है। कितने दिन के लिए डियर, 180 डेज के लिए। और कब, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, यानी पहले 3 महीने के बाद अगले 6 महीने तक, और 6 महीने में रफली 180 दिन होते हैं, तो अगले 6 महीने तक डेली एक टैबलेट जो है किसकी देते हैं डियर, यस लाल वाली टैबलेट है, ये वाली कब देते हैं डियर, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में देते हैं। इसके अंदर बात करें आयरन जो होता है डियर, आयरन जो होता है इसके अंदर 60 mg होता है, प्लस फोलिक एसिड, फोलिक एसिड होता है वो 500 माइक्रोग्राम mcg, 500 माइक्रोग्राम को अपन 0.5 mg भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं डियर, 0.5 mg भी लिख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईएफई की टैबलेट के अंदर कितना एलिमेंटल आयरन होता है डियर, 60 mg। फोलिक एसिड कितना होता है डियर, फोलिक एसिड होता है 50 mg। जैसा कि मैंने बताया इस प्रोग्राम को पहले आयरन प्लस इनिशिएटिव बोलते थे। उस प्रोग्राम के अनुसार आईएफए की टैबलेट के अंदर 100 mg तो आयरन होता था, प्लस 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड होता था। कौन से के अंदर डियर, आईपीआई के अंदर, ठीक है। नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव, जिसे एनआईपीआई भी बोलते थे, ठीक है, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। बट जो कि 2018 में किस में चेंज हो गया, एनीमिया मुक्त भारत में। और इस प्रोग्राम के तहत आयरन की लाल गोली में कितना आयरन होता है डियर, 60 mg, और फोलिक एसिड कितना होता है, 500 माइक्रोग्राम होता है। और ये प्रेग्नेंट महिलाओं को देते हैं, ठीक है। ब्लू टैबलेट, ब्लू टैबलेट के अंदर भी सेम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू टैबलेट में भी सेम होता है, 60 mg आयरन और फोलिक एसिड 500 माइक्रोग्राम होता है। बट डिफरेंस क्या है, ये दिया जाता है डियर एडोलिसेंट गर्ल को, एडोलिसेंट गर्ल्स को दिया जाता है, ताकि डेटा में अपन को पता लग जाएगी कितनी ब्लू टैबलेट बांटी गई गवर्नमेंट के द्वारा और कितनी रेड टैबलेट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रेग्नेंट महिलाओं को दी गई। इस डेटा के लिए इनको दोनों को सेपरेट किया गया है, बाकी उसका और कोई रीजन नहीं है। ब्लू और रेड चाहे कोई सी भी टैबलेट हो, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के अंदर आयरन सेम होगा 60 mg और फोलिक एसिड भी सेम होगा 500 माइक्रोग्राम। निपी में आयरन फोलिक एसिड में 100 mg आयरन था, जबकि इसके अनुसार कितना है 60 mg। तो अभी करंट यही चल रहा है, तो आपको यही याद रखना है, पुराना वाला भूल जाना है, यस और नो। तो ये 2011 का स्कीम था। अब 2018 से अभी काफी टाइम हो गया है, लेकिन ये अभी चेंज नहीं हुआ है। तो अगला जो प्रोग्राम आएगा उसमें क्या रहता है वो लेटर ऑन बात करेंगे, बट अभी के लिए यही याद रखना है कि एनीमिया मुक्त भारत के अनुसार आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट है वो दी जाती है। कितने दिन के लिए, 180 दिन के लिए दिया जाता है, आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर दिया जाता है। और इसका जो कंपोजिशन है वो 60 mg प्लस 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड होता है। 180 दिन के लिए इसको अपन देते हैं डियर, ठीक है, याद रहेगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो ये एनीमिया मुक्त भारत है वो इंटेंसिफाइड नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव प्रोग्राम का ही पार्ट है, एनईपी का ही पार्ट है, बट चेंज हो गया, इसका नाम चेंज कर दिया, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव का नाम चेंज कर दिया एनीमिया मुक्त भारत। तो ये चीजें अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर्स के अंदर। वीएनए की ऐप को आप डाउनलोड करके हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ पाएंगे, एक एक पॉइंट को वहां पे शानदार तरीके से समझाया गया है, यस और नो। तो अभी डाउनलोड कीजिए ऐप को, काफी सारा आपको लर्न करने को मिलेगा बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर, ठीक है। हम लोग आपसे 10,000 15,000
8,000 नहीं मांग रहे हैं, बहुत मिनिमम सा प्राइस है। आप डाउनलोड कीजिए, आप देखिएगा आपको डेमो लेक्चर्स भी वहां पर है, जरूर आपको पसंद आएंगे, और पसंद आता है तो आप जरूर से मेंबर बन सकते हैं। चलेगा, बात करेंगे नेक्स्ट आगे। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर द फर्स्ट टाइम एमटीपी एक्ट लीगलाइज? एमटीपी एक्ट कब लीगलाइज हुआ था इंडिया के अंदर? तो एमटीपी का मतलब है डियर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी को मेडिकली क्या करना डियर? टर्मिनेट करना। कौन सा एक्ट कहलाता है? एमटीपी एक्ट कहलाता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। और एमटीपी एक्ट के अनुसार क्या होता है डियर? एमटीपी एक्ट के अनुसार यस बिफोर यस लेस देन 20 वीक प्रेगनेंसी, 20 वीक प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। बट कुछ स्पेशल केसेस के अंदर 24 वीक की प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट कर सकते हैं, बट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट वगैरह वहां पे वो चीजें होती हैं। बट एमटीपी एक्ट के अनुसार जो है 20 वीक तक की प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट किया जा सकता है, कुछ अगर मदर को इश्यू है, बच्चे को इश्यू है, उस केसेस के अंदर, ठीक है। तो वहां पे याद रखिएगा, अगर ये जो महिला है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है और वो प्रेगनेंसी है, मान लीजिए लेस देन 12 वीक प्रेग्नेंट है, 12 वीक प्रेग्नेंट है, तो वहां पे एटलीस्ट वन मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ती है। और अगर 12 वीक से ज्यादा है, मोर देन 12 वीक है, यानी मोर देन 12 वीक यानी अप टू 20 वीक, 12 से 20 वीक की प्रेगनेंसी है, तो वहां पे 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी। तो एमटीपी एक्ट ये कहता है कि प्रेगनेंसी अगर 12 वीक की है और उसको अगर टर्मिनेट करना पड़ता है, यानी 3 महीने तक, 12 वीक का मतलब 3 महीने तक की है, तो वहां पे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको टर्मिनेट कर सकता है। बट अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से ज्यादा क्रॉस कर गई है, तो वहां पे 2 डॉक्टर चाहिएंगे उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, उस अबॉर्शन को इंड्यूस करवाने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब याद रखिएगा, 3 महीने तक जो बेस्ट मेथड होता है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का, यस, तो यहाँ पे यानी 12 लेस देन 12 वीक की अगर प्रेगनेंसी है, मतलब 3 महीने यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है, तो यहाँ पे जो बेस्ट तरीका होता है वो तरीका होता है डियर हार्मोनल पिल, जिसे अपन बोलते हैं एमटीपी किट। एमटीपी किट के द्वारा उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। और एमटीपी किट के अंदर डियर 2 टैबलेट 2 कॉम्बिनेशन में आते हैं, मेफिप्रिस्टोन एंड मीजोप्रेस्टोल, ठीक है। तो 2 कॉम्बिनेशन में आती है पिल, जिसमें एक टैबलेट मेफिप्रिस्टोन की होती है और 4 टैबलेट मीजोप्रेस्टोल की होती है। 5 टैबलेट किट होता है, जो कि हार्मोनल पिल या एमटीपी किट कहलाता है, जिसमें मेफिप्रिस्टोन है वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम कर देती है बॉडी में, ताकि फीटस इंप्लांट हुआ वो ढीला पड़ जाए। उसके बाद में जो मीजोप्रेस्टोल है वो कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट करती है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगी, तो उससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन से जो फीटस लूज हो गया था वो एक्सपेल आउट हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा प्लेसेंटा, और वो फीटस को जो है मेडिकली जो है अबॉर्ट किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा बात करें, अगर 12 वीक से ज्यादा और 20 वीक के अंदर प्रेगनेंसी है, तो जो बेस्ट मेथड होता है टर्मिनेशन का वो कौन सा होगा डियर? D&C, डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज, ये मेथड जो है बेस्ट होगा। साथ में ये हार्मोनल पिल भी यूज की जा सकती है, ठीक है। ये पॉइंट अपन को याद रखना है। तो 12 वीक से कम प्रेगनेंसी है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर कर सकता है, यानी एक डॉक्टर कर सकता है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट। बट अगर 12 वीक से ज्यादा प्रेगनेंसी हो गई, महिला 12 वीक से ज्यादा प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसको, और 20 वीक से कम है, क्योंकि 20 वीक के बाद तो एमटीपी करते नहीं है, ये सुनो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते नहीं है। कुछ स्पेशल केसेस की बात अलग है, किया जा सकता है, बट 20 वीक तक अलाउ है, ठीक है। तो वहां पे 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर होने चाहिए, और वहां पे जो है डीएनसी के द्वारा, डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज के द्वारा जो है किया जाएगा डियर। याद रहेगा, 12 वीक का मतलब 3 महीने यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और ये हो जाएगा सेकंड ट्राइमेस्टर की बात, ठीक है। तो एमटीपी एक्ट के अंदर अपन हार्मोनल पिल में यूज करेंगे मेफिप्रिस्टोन एंड मीजोप्रिस्टोल। अब बात करते हैं कि एमटीपी एक्ट लागू कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एमटीपी एक्ट जो है फर्स्ट टाइम लागू हुआ था डियर
1971 के अंदर, और इसे बोला गया था एक्ट नंबर 34। एक्ट नंबर 34, एमटीपी एक्ट का नाम क्या था डियर? एक्ट नंबर 34, जो कि 1971 में कंपोज हुआ था। और एक्चुअली जो ये प्रैक्टिस के अंदर हॉस्पिटल्स में जो है प्रैक्टिस इसकी स्टार्ट हो गई थी 1 अप्रैल 1972 से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन पूछ रहे हैं कि फर्स्ट टाइम कब था, तो फर्स्ट टाइम तो 1971 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है डियर, याद रहेगा आप लोगों को ये पॉइंट। जो भी पॉइंट मैंने बोले हर एक पॉइंट से जो है एमसीक्यू यहाँ पे बन सकता है। तो आपने केवल एक एमसीक्यू नहीं सीखा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे सीख लिए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और एमटीपी एक्ट है उसे एक्ट नंबर 34 के नाम से भी जाना जाता है। चलेगा, आगे बात करते हैं डियर। ये जो टेबलेट है, जो जैसा कि मैंने बताया एमटीपी किट, एमटीपी किट। तो एमटीपी किट के अंदर 5 टेबलेट होती है। एक जो टेबलेट होती है ये फर्स्ट डे लिया जाता है, ये होती है डियर मेफिप्रिस्टोन। कौन सी होगी डियर? मिफेप्रिस्टोन। मिफेप्रिस्टोन जो है होगी, जो कि क्या करेगी डियर? यस, ये क्या करेगी? यस, जो है यूट्रस को जो है क्या करेगी डियर? यूट्रस को सेड करेगी, जिससे क्या होगा डियर? जो फिटस जो इम्प्लांट हुआ है वो क्या होगा? वहां पे लूज हो जाएगा, ठीक है। यूट्रस को ये क्या करेगी डियर? सेडिंग ऑफ करेगी। इसके अलावा जो ये 4 टेबलेट होती है, 4 टेबलेट होती है, ये 2-2 टेबलेट हर 6-6 घंटे के अंदर जो है ली जाती है। दीज आर मीजोप्रिस्टोल, मीजोप्रिस्टोल, मीजोप्रिस्टोल। और मीजोप्रिस्टोल क्या करेगी डियर? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगी, जिससे फीटस है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा डियर, ठीक है। और मीजोप्रोस्टोन के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, जो मीजोप्रोस्टोन है वो जो है प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मीजोप्रोस्टोल टेबलेट है वो 4 टेबलेट के कॉम्बिनेशन के अंदर होती है। और इस मीजोप्रोस्टोल को जो है अपन सपोजिटरी के रूप में भी लिया जा सकता है, यानी विजाइना के अंदर इसको पुट आउट किया जा सकता है, और ओरली भी इसे लिया जा सकता है, सबलिंगुअली भी इसे लिया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मीजोप्रोस्टोल है वो नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर 4 टेबलेट। तो पहले मान लीजिए फर्स्ट डे पे ये लिया, उसके बाद नेक्स्ट 24 आवर के अंदर इनको चारों को टेबलेट को लिया जाता है। तो ये एमटीपी जो है किट कहलाता है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो एमटीपी किट के अंदर कौन कौन से केमिकल होते हैं, कौन कौन सी ड्रग होती है, ये पता होना चाहिए आपको, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये नहीं पूछेंगे कि कौन सी कब लेते हैं, फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो कौन कौन सी टेबलेट होती है डियर इसके अंदर? मेफिप्रिस्टोन की वो सिंगल टेबलेट, और मीजोप्रोस्टोन की 4 टेबलेट का कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो मॉर्निंग सिकनेस क्या होती है डियर? यूजुअली प्रेगनेंसी के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फीमेल को क्या होता है डियर? नोजिया एंड वोमिटिंग होती है, और इसी चीज को अपन बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है। और ये जो मॉर्निंग सिकनेस है, इसका कारण क्यों कौन है डियर? कॉज, व्हाट इज द कॉज? कारण कौन है? इसका कारण है डियर HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसका सिक्रीशन किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा होता है डियर? प्लेसेंटा के द्वारा, जो है कोरियन के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा जो है इसका फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। और एससीजी का लेवल बढ़ने की वजह से फीमेल को अक्सर नोजिया एंड वोमिटिंग आती है। और एससीजी का काम क्या है डियर? यस, इसका काम है यूट्रस को और फीटस की वेलबींग, ठीक है, वो इसका काम होता है। फीटस को और यूट्रस को मेंटेन रखने का काम होता है एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये लेवल बढ़ेगा तो बढ़ने से क्या होगा डियर? नोजिया वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा डियर? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज किया जाएगा? तो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे बेस्ट जो ड्रग होती है डियर, वो होती है 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होती है, विच इज डॉक्सिलेमाइन प्लस पायरिडॉक्सिन, विच इज विटामिन B6। इसका कॉम्बिनेशन दिया जाता है। तो डॉक्सिलेमाइन और पायरिडॉक्सिन का जो है कॉम्बिनेशन यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं डियर, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखिए डॉक्सिलेमाइन
डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट एंड पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन में टैबलेट्स आती है, समटाइम इनमें फोलिक एसिड भी ऐड किया जाता है। तो इस तरीके की टैबलेट जो है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी दी जा सकती है। इनका कुछ मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये पायरिडॉक्सिन है तो विटामिन है, विटामिन B6 होता है, ठीक है। तो पायरिडॉक्सिन देंगे अपन, पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 और डॉक्सिलामाइन, इनका कॉम्बिनेशन अपन यहाँ पे देंगे, कंबाइन थेरेपी देंगे। अगर जिस महिला को यस मॉर्निंग सिकनेस है वो इन टेबलेट से भी सही नहीं होता है, तो उन महिलाओं को मेटोक्लोप्रामाइड भी दिया जा सकता है और प्रोमेथाजाइन भी दिया जा सकता है, ठीक है। याद रखिएगा, जो कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग एजेंट होते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं डियर? यस, प्रोमोट गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। एंड जो है अपन ने ये सारी की सारी जो है नोजिया वोमिटिंग को दूर करने वाली मेडिसिन जो होती है, एंटीएमेटिक्स होती है, वो पूरी की पूरी अपन ने एमएसएन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की फार्मेकोलॉजी में कंप्लीट कर रखी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये प्रमोट करती है गैस्ट्रिक को एम्प्टी, यानी स्टमक में जो भी फूड है उसे आगे पुल आउट कर देती है। तो अब नोजिया वोमिटिंग वहां पे होना कम हो जाता है, ठीक है। तो ये केवल कब किस केस में लेंगे? ओनली इन इमरजेंसी, केवल इमरजेंसी केस में लेंगे। बाकी नॉर्मल अगर हो रही है तो अपन डॉक्सिलामाइन और पायरिडॉक्सिन से ही वहां पे काम चलाते हैं बच्चों, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन के अंदर इसको दिया जाता है, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पे। नेक्स्ट है ड्रग यूज टू इंप्रूव द मिल्क प्रोडक्शन। इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि मिल्क प्रोडक्शन को इंप्रूव करती है? ऑप्शंस आर मेटोक्लोप्रामाइड यानी एमसीपी, दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा प्रोजेस्टेरोन, चौथा डोपामाइन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रखना है। मिल्क प्रोडक्शन यानी कि गैलेक्टोपोएसिस को एनहेंस करने वाली जो ड्रग होती है वो कौन होती है डियर? मेटोक्लोप्रामाइड जो है, जो अभी अभी अपन ने पढ़ा, वोमिटिंग के अंदर भी दे सकते हैं, वो जो है मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो यूजुअली देखा जाता है आफ्टर डिलीवरी कई फीमेल्स के अंदर जो है मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो पाता है, तो उनको मेटोक्लोप्रामाइड देते हैं। और मेटोक्लोप्रामाइड क्या करेगी डियर? इंक्रीज करती है, किसका लेवल इंक्रीज करेगी डियर? प्रोलैक्टिन, जो कि एक गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन होता है। प्रोलैक्टिन किसके द्वारा डियर? एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन का जो है फॉर्मेशन ये स्टार्ट करवा देती है। और प्रोलैक्टिन क्या करेगा डियर? मिल्क का प्रोडक्शन जो है स्टार्ट करेगा, मेमरी ग्लैंड को जो है स्टिमुलेट करेगा, जिससे मिल्क का इजेकुलेशन, मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। उसके बाद में ऑक्सीटोसिन जो है मिल्क का इजेकुलेशन में हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर? मेटोक्लोप्रामाइड, यस। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो है मेटोक्लोप्रामाइड 10 mg TDS दी जा सकती है, मैक्स टू मैक्स TDS, यानी दिन में 3 बार दी जा सकती है। यूजुअली BD दी जाती है, यानी 2 बार इसे दिया जाता है। 10 mg की टेबलेट में इसे दे सकते हैं मदर को। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट डाउन रिफ्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज, लेट डाउन रिफ्लेक्स किसका नाम है? ठीक है डियर, तो लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है लाइक जब बच्चा सक करता है मदर के ब्रेस्ट को, जब बेबी सक करेगा, तो देखिए ब्रेस्ट के अंदर अपन बात करते हैं, ये होगी अपनी मिल्क ग्लैंड, ये होगी डक्ट, ये मेमोरी ग्लैंड हो गई, ये होगी डक्ट्स, ठीक है, ये होगी डक्ट। फिर ये पूरा का पूरा कॉमन होकर के निपल। तो यहां से क्या होगा डियर? ये जो है ब्रेस्ट ग्लैंड्स होगी, और इन ग्लैंड्स में कौन सा हार्मोन डियर? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है क्या करेगा? मिल्क प्रोडक्शन करता है, और सिक्रीशन भी बोल सकते हैं इसे, मिल्क का सिक्रीशन करता है। लेकिन जैसे ही बेबी क्या करेगा डियर? बेबी सक करेगा। बेबी जब सक करता है निपल को, सक करने के बाद में क्या होगा? पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, यस, पॉजिटिव फीडबैक जाएगा किसको डियर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज ऑक्सीटोसिन। यस डियर, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन है वो क्या करेगा डियर? यस, इजेक्ट मिल्क को क्या करेगा डियर? मिल्क को इजेक्ट। देखो मिल्क का प्रोडक्शन तो किसने कर दिया? प्रोलैक्टिन ने। अब मिल्क को, इनको क्या करेगा? इनको ये क्या करेगा? कंप्रेस करेगा, कॉन्ट्रैक्ट
फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, जिससे मिल्क क्या होगा डियर, बाहर निकल के आएगा। तो जितना ज्यादा बेबी सक करेगा उतना ज्यादा जो है मिल्क बाहर आएगा। इसी रिफ्लेक्स को अपन बोलते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स या फिर मिल्क इजेकुलेटरी, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सकिंग रिफ्लेक्स अलग चीज होता है, ये पीडियाट्रिक के अंदर आप पढ़ते हैं, ये इससे रिलेटेड नहीं है। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स को अपन क्या बोलते हैं डियर, लेट डाउन रिफ्लेक्स कहा जाता है। इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ये भी क्वेश्चन आता है। लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है डियर, तो याद रखिएगा इट इज ऑक्सीटोसिन, इट इज लव हार्मोन, इट इज बॉन्डिंग हार्मोन, इट इज गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन। इसे अपन क्या कहेंगे डियर, गैलेक्टो, प्रोलेक्टिन को क्या कहेंगे, गैलेक्टोपोएटिक, गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन। और गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन किसे कहेंगे, ऑक्सीटोसिन। लव हार्मोन भी किसे कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को। बॉन्डिंग हार्मोन भी किसे कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को। हगिंग करने से, जादू की झप्पी जो अपन मूवी में देखते हैं, यस, तो हग करने से, किस करने से जो है अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है डियर, ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होता है। और ये जो है लव और अफेक्शन को ट्रिगर करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। चलेगा आगे बढ़ते हैं अपन। तो जो अपन ने पढ़ा है तो राइट आंसर बी हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसे लव हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन या फिर गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है डियर। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ परपीरियम। यस डियर, तो परपीरियम की नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होती है, तो परपीरियम को अपन पोस्ट पार्टम पीरियड भी बोलते हैं। और इसके अंदर पोस्ट पार्टम पीरियड के अंदर क्या होता है डियर, यस, यूट्रस जो है नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है डियर, जो भी बॉडी में चेंजेस होते हैं वो नॉर्मल की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो परपीरियम पीरियड या पोस्ट पार्टम पीरियड है वो पहले, यस डियर याद रखिएगा, पहले 6 सप्ताह, 6 वीक और 42 डेज के पीरियड को कहा जाता है। ओबीजी का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है परपीरियम अपने आप के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो इजी है बट करवाना मैंने उचित समझा है, इसलिए इसको पता होने चाहिए। काफी लोगों को नहीं पता होता है, काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, तो आपको पता होना चाहिए परपीरियम का ड्यूरेशन कितना है, 6 वीक या फिर 42 डेज जो है इसका आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद। ठीक है, डिलीवरी के 42 दिन तक के टाइम को अपन क्या कहेंगे, नॉर्मल परपीरियम कहा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूट्रस अपने शेप के अंदर वापस आता है, जो भी फिजियोलॉजिकल चेंज हुए हैं वो वापस से नॉर्मलाइज की तरफ जाते हैं डियर। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्टपार्टम पीरियड, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन। मेजर गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन कौन सा होता है, तो प्रोलेक्टिन को अपन बोलते हैं गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन, जो कि काइनेटिक का मतलब होता है मूव, यानी मिल्क को मूव करवाएगा, सिक्रीट करने को। पोएटिक का मतलब होता है फॉर्मेशन, तो मिल्क को फॉर्म करने वाला हार्मोन होता है प्रोलेक्टिन, और मिल्क को इजैकुलेट यानी मूव करवाने वाला हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। तो इसका पर्टिकुलर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन, तो आंसर क्या देते हैं वहां पे, प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो अभी के लिए राइट आंसर है बी। और जैसा कि मैंने बताया ऑक्सीटोसिन जो है वो गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन है और प्रोलैक्टिन है वो गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन कहलाता है। ठीक है, जो कि मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है और ये मिल्क के इजेक्शन में हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस डियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। polyhydramnios is a condition when the amniotic fluid volume exceed more than, एमनियोटिक फ्लूइड जो कि फीटस के चारों तरफ होता है, मेम्ब्रेन के अंदर होता है, उस फ्लूइड का अमाउंट कितने से ज्यादा हो जाए उसे आप पॉलीहाइड्रोमिनोज कहा जाएगा। तो आपको नॉर्मल लेवल पता होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोमिनोज कब कहेंगे और ओलिगोहाइड्रोमिनोज उसे कब कहा जाएगा डियर, याद रखिएगा। तो देखिएगा, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, यस डियर याद रखिएगा, एमनियोटिक फ्लूइड जो है एट 12 वीक
12 वीक का जब बच्चा होता है तो ऑलमोस्ट 50 ml होता है। 20 वीक पे जब फीटस 20 वीक यानी 5 मंथ का हो जाता है तो ये बढ़ करके डियर ऑलमोस्ट 400 ml हो जाता है। जब फीटस टर्म पे आ जाता है, टर्म का मतलब होता है डियर 37 से 40 वीक। फीटस कितने वीक का हो गया? 37 से 40 वीक का हो गया। उस टाइम पे ये 600 से 800 ml 600 से 800 ml हो जाता है। और पोस्ट टर्म पे यानी पोस्ट टर्म मतलब 40 वीक के बाद ये फिर से कितना रह जाता है? 200 ml के अप्रोक्स रह जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल की बात। तो मैक्सिमम कब होता है? टर्म पे जो है ये मैक्सिमम होता है। दूसरी बात करेंगे, अगर इसका लेवल लेस देन 200 हो जाए तो इसे कहेंगे ओलिगो हाइड्रोमिनोज। और ग्रेटर देन, यस डियर, ग्रेटर देन 2000 ml हो जाए तो इसे कहेंगे पॉली हाइड्रोमिनोज। तो अभी के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? यस, सी जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस और नो? तो जो 2000 से ज्यादा हो जाए तो पॉलीहाइड्रोमिनोज और 200 से कम हो जाए तो ओलिगोहाइड्रोमिनोज इसे कहा जाएगा। नॉर्मली 12 वीक पे ये 50 ml के अप्रोक्स होता है, 20 वीक पे 400 ml के आसपास होता है, टर्म पे 600 से 800 ml हो जाता है और पोस्ट टर्म पे जो है डियर ये 200 ml के अप्रोक्स होता है डियर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन यहाँ पे। तो राइट आंसर हो गया अपना सी। ठीक है, अब बात करेंगे जो अभी बताया है वही सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सॉरी, यस डियर, क्वेश्चन है अपने पास, वल्वा इज कंपोज्ड ऑफ, वल्वा किससे बनी होती है? तो ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स होते हैं उनके ग्रुप को अपन वल्वा कहा जाता। तो फीमेल के अंदर बात करें, ऑप्शन देखिए, वेजाइना, यूट्रस। तो यूट्रस जो है इंटरनल ऑर्गन है तो ये वल्वा का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन पहला गलत। सर्विक्स भी नहीं होता। ठीक है, अगला सर्विक्स, यूट्रस, इसमें भी यूट्रस है, गलत। रेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सी जो है। अगला ऑप्शन क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल एंड फोर्चेटी। तो फोर्चेटी इसमें नहीं आता है। यस डी, तो इसके अंदर अपने ये पार्ट हो गए। तो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस ये जो है किसका पार्ट है? वल्वा का पार्ट होता है। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की बात करें तो देखिएगा डियर, तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स की बात करते हैं तो अपन, ये हो गया बीच वाला हिस्सा वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर डियर एक ओपनिंग हो गई यूरिथ्रा और एक ओपनिंग हो गई डियर कौन सी? वेजाइना। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके दोनों तरफ हो जाएगा लेबिया माइनोरा, देन आफ्टर हो जाएगा लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं दैट पार्ट इज क्लाइटोरिस, दैट पार्ट इज क्लाइटोरिस। ठीक है, क्लाइटोरिस के बाद में ऊपर की तरफ जो हिस्सा होता है जहां पे हेयर्स होते हैं, इस पार्ट को अपन बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, और उसके बाद में नीचे की तरफ में हो गया एनस, और यहाँ पे ग्लैंड्स होती है विचार बार्थोलिन ग्लैंड्स, विचार बार्थोलिन ग्लैंड, जो कि म्यूकस लाइक सब्सटेंस सिक्रीट करती है जो कि इसको नम बनाए रखने का काम करता है। तो ये सभी पार्ट है वो किसका पार्ट है? वल्वा का पार्ट है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ वल्वा। तो वल्वा में क्या क्या आ जाएगा डियर? मॉन्स प्यूबिस, वल्वा के पार्ट लिख रहे हैं अपन, मॉन्स प्यूबिस। दूसरा क्लाइटोरिस। तीसरी बात करते हैं डियर, यस, ये जो रेड कलर में बनाया है दैट इज वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में अपने पास में आ जाएंगे दो पार्ट विचार, यस, दिस इज यूरिथ्रा, यूरिथ्रा ओपनिंग, देन दिस इज वेजाइना, वेजाइनल ओपनिंग, देन आफ्टर लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा और बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। ये सभी एक साथ अपन इनको क्या कहेंगे डियर? वल्वा कहा जाएगा। तो वल्वा का कौन कौन सा पार्ट है? ऑलमोस्ट सारे के सारे एक्सटर्नल जो दिखते हैं वो सारे के सारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वो सभी को अपन एक साथ क्या कह देते हैं डियर? वल्वा कहते हैं। तो अभी क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा करके आए, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो इसका आंसर तो आप दे देंगे, यस और नो डियर? तो जो अपन ने लिखा है ये सभी पार्ट है, तो राइट आंसर सी होगा। और यस डियर, तो इसके कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, यूरिथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग और बार्थोलिन ग्लैंड, जो कि आइदर साइड ऑफ वेजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं, और फ्लूइड जो कि लुब्रिकेट रखते हैं वल्वा को,
सिक्रीट करते हैं, ठीक है। वेस्टिब्यूल क्या होती है, वेस्टिब्यूल के अंदर यूरिथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग दोनों की दोनों प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये सभी जो है वल्वा के पार्ट होते हैं, यस और नो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्शन बदल बदल करके, ठीक है। अब वो कैसे बदल जाते हैं ऑप्शन सिखाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन साइट या लोकेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है आउटसाइड द यूटरस, यूटरस के अलावा अदर जगह पे अगर इम्प्लांटेशन हो जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं डियर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइज है, मोस्ट कॉमन साइट है डियर फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब में भी मोस्ट कॉमन है कौन डियर, एम्पुला, एम्पुला। तो ऑप्शन बदल दिए जाए तो आंसर भी बदल जाएगा। तो अभी के लिए राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबल, ट्यूबल प्रेगनेंसी, ठीक है डियर। तो ट्यूबल से मतलब हो गया फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड। तो फैलोपियन ट्यूब इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और फैलोपियन ट्यूब के भी फिर पार्ट होते हैं, इस्तमत होता है, एम्पुला होता है। तो एम्पुला में जो है सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी, सबसे ज्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है डियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। और अगर ऑप्शन इस प्रकार से आते हैं आपके पास, मान लो 4 ऑप्शन ये आते, ए बी सी और डी, तो अब राइट आंसर क्या देते हैं डियर, अब राइट आंसर देते हैं एम्पुला। क्योंकि मैंने देखा मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, मोस्ट कॉमन साइट की क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब, जिसमें 95 से 98% एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। अब फैलोपियन ट्यूब के भी 4 पार्ट हो गए, तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले में, अकेले एम्पुला वाले में 55% एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है डियर। इसके बाद सेकंड कॉमन है वो इस्थमस होता है, ठीक है। तो एम्पुला इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये तो ऑप्शन की बात हो गई। बाकी क्वेश्चन में अगर ये इस तरीके के ऑप्शन आए तो एम्पुला आंसर देना है, और अगर वैसे ऑप्शन आता है फैलोपियन ट्यूब है, एब्डोमेन है, इस तरीके से ऑप्शन आते हैं तो फैलोपियन ट्यूब यानी ट्यूबल प्रेगनेंसी वहां पे आंसर दे सकते हैं, ठीक है डियर। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब के अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो ओवरीज में भी हो जाती है समटाइम्स, और एब्डोमेन में भी 1% से कम, 0.5% से कम होती है, तो बहुत कम होती है। मोस्ट 98% तक जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो फैलोपियन ट्यूब में ही देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस क्वेश्चन, यस डियर, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू इंड्यूस अबॉर्शन, अबॉर्शन को इंड्यूस कराना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, पहले ट्राइमेस्टर में। तो अभी अपन ने एक क्वेश्चन कर लिया है ऑलरेडी एमटीपी एक्ट वाले में, वहां पे मैंने बताया था अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करना है तो मोस्ट कॉमन जो मेथड होगा वो कौन सा होगा डियर, ना तो प्रोस्टाग्लैंडिन, ना इंट्रा यूट्राइन इंस्टिलेशन ऑफ हाइपरसोनिक सलाइसन, कुछ नहीं। तो यस डियर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिफेप्रिस्टोन एंड मिजोप्रोस्टोल, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की चॉइस जो होती है वो कौन होती है डियर, यही होती है। और सेकंड ट्राइमेस्टर में हो, सेकंड ट्राइमेस्टर यानी 12 वीक के बाद अगर एमटीपी करना है, टर्मिनेट करना है प्रेगनेंसी को, इंड्यूस करना है अबॉर्शन को, तो डी एंड सी यूज किया जाएगा, यानी डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज, जो कि एक सर्जिकल मेथड होता है उसको यूज करते हैं। जबकि हार्मोनल मेथड यूज करते हैं, किट, एमटीपी किट के द्वारा हार्मोनल मेथड में क्या यूज करेंगे, मिफेप्रिस्टोन एंड मिजोप्रोस्टोल। मिफेप्रिस्टोन क्या करता है, यूट्रस को सेड ऑफ करता है, और मिजोप्रोस्टोल है वो क्या करता है डियर, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। तो चलेगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। और जो मैंने बताया वो चीज है कि जो मिफेप्रिस्टोन होता है इसको अपन RU486 के नाम से भी जानते हैं, और इसको जो है फर्स्ट पहले दिन लिया जाता है, जो कि ब्लॉक कर देती है किसको, प्रोजेस्टेरोन को ब्लॉक कर देती है। और प्रोजेस्टेरोन ब्लॉक हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या था डियर, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना, और प्रोजेस्टेरोन है नहीं है, प्रोजेस्टेरोन देखो, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, यूट्रस को मेंटेन रखना प्रेगनेंसी के दौरान। अब अपन ने जैसे ही मिफेप्रिस्टोन दिया, प्रोजेस्टेरोन कट ऑफ, अब प्रोजेस्टेरोन कट ऑफ तो प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो जाएगी। अब बचा कुचा काम कौन कर देगा, मिजोप्रोस्टोल कर देगा। मिजोप्रोस्टोल क्या करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये किसका एनालॉग है, यस इट इज एनालॉग ऑफ, यानी ये प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग,
प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग है, और प्रोस्टाग्लैंडिन भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होने की वजह से ये क्या करेगा, यूट्रस में क्या करेगा डियर, कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करवा देगा, जिससे फीटस कंटेंट जो था यूट्रस के अंदर वो एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू कर देंगे, फर्स्ट डे 24 घंटे पहले दिन दिया, फिर अगले 24 घंटे में 4 टैबलेट मिजोप्रोस्टोल की दी जाती है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगी। चूंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये भी पॉइंट याद रखना है, ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगी, तो वहां पे जो भी डिसकंटिन्यू प्रेगनेंसी हुई है वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगी एज ए रिजल्ट ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के रिजल्ट में वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाती है डियर, ठीक है। तो याद रखिएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हार्मोनल मेथड, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में डीएनसी जो है प्रायोरिटी प्रिफर्ड मेथड होता है। तो इसी क्वेश्चन में अगर पूछा था मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू इंड्यूस अबॉर्शन इन द आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर या आफ्टर द 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तब आंसर क्या देते, डी एंड सी। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया, आंसर भी अपना बदल गया। तो 2 क्वेश्चन अपन ने एक साथ सीख लिए यहाँ पे, यस और नो। और क्वेश्चन तो 2 क्या, यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी अपन ने सीखा कि मिफेप्रिस्टोन क्या करती है और मीजोप्रोस्टोन क्या करती है, RU486 किसे कहते हैं, और यस अबॉर्शन पिल किसका नाम है। अबॉर्शन पिल ऑप्शन में ये दोनों हो तो राइट आंसर क्या दोगे, मिफेप्रिस्टोन, क्योंकि एक्चुअल मेन काम कौन कर रही है, मिफेप्रिस्टोन ही कर रही है, जो कि प्रोजेस्टेरोन को कट ऑफ करेगी। और प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो यूट्रस शेड ऑफ हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, प्लेसेंटा अपनी जगह छोड़ देगी, उसके बाद में फीटस की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, यानी अपने मेडिकली उसे अबॉर्ट कर दिया, ठीक है। और मीजोप्रोस्टोल जो है वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। तो ये साइड वर्क कर रही है, मेन दोनों में से मेन काम कौन कर रही है, मिफेप्रिस्टोन करती है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलेस्मा एंड चेलोस्मा, मिलेस्मा एंड चेलोस्मा विल अपीयर ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के किस पार्ट पर प्रेगनेंसी के दौरान, अभी पूरा लैंग्वेज नहीं है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लिखा होना चाहिए, कोई बात नहीं आप लिख लीजिएगा, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मिलेस्मा एंड चेलोस्मा विल अपीयर ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो मिलेस्मा चेलोस्मा क्या होते हैं डियर, ये पता होना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान ड्यू टू, यस डियर, ड्यू टू हार्मोनल थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, देखिए प्रेगनेंसी के अंदर प्रोजेस्टेरोन वगैरह एससीजी वगैरह दिया जाता है, हार्मोनल थेरेपी की वजह से क्या हो जाएगा डियर, इंक्रीज मिलेनिन इंक्रीज हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा डियर, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू सनलाइट, सनलाइट से सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा डियर, चेहरे के ऊपर, फेस में, हेड में और नोज के एरिया में क्या हो जाएगा डियर, डार्क डिपोजिशन। तो इससे क्या हो जाएगा डियर, फेस एंड नोज में क्या हो जाएगा, यस डार्क डिपोजिशन हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं मिलेस्मा एंड चेलोस्मा। तो मेन कारण क्या है डियर, प्रेगनेंसी के अंदर हार्मोनल थेरेपी की वजह से मिलेनिन बढ़ जाएगा और सेंसिटिविटी टू सनलाइट इंक्रीज हो जाएगी, थोड़ी सी भी सनलाइट अगर चेहरे पे पड़ी तो मिलेस्मा चेलोस्मा हो जाएगा। तो ये चीक्स एंड नोज के ऊपर, गालों पे और नोज के ऊपर जो है देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इमेज दिखाता हूं इसका, यस डियर, सॉरी सी नहीं, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बोलने में गलती होगी। इसे प्रेगनेंसी मास्क के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये जो दिखाई दे रहा ना आपको, इस हेडिंग यहाँ पे, ये इस तरीके से नोज के ऊपर भी होती है, नोज का डायग्राम कट गया यहाँ पे, तो इसे प्रेगनेंसी मास्क के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रेगनेंसी मास्क किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रेफर्ड एज प्रेगनेंसी मास्क, तो ऑप्शन में मिलेगा मिलेस्मा और चेलोस्मा, ठीक है। दोनों ऑप्शन में हो तो मिलेस्मा को ज्यादा आपको सही आंसर देना है। मिलेस्मा यानी मिलेनिन यानी डार्क कलर, ठीक है। तो मिलेस्मा एंड चेलोस्मा को अपन क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी मास्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द वेलामेंटस प्लेसेंटा, वेलामेंटस प्लेसेंटा किसे कहा जाता है। तो देखिए जो प्लेसेंटा होती है वो डिस्क शेप होती है, डिस्कोइड शेप होती है, इसके बीचों बीच जो है अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी होती है। ये फीटस हो गया अपना, ये फीटस, और फीटस की ये नाभि होगी, बीचों बीच प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा से
कॉर्ड जो है वो बीचों बीच जुड़ी होती है। ठीक है, इस तरीके की प्लेसेंटा को अपन डिस्कोइड प्लेसेंटा बोलते हैं। डिस्कोइड प्लेसेंटा इसे कहा जाता है डियर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यहाँ पे वेलामेंटस प्लेसेंटा क्या होती है। तो कॉर्ड के जुड़ने के आधार पे प्लेसेंटा तीन, अपन मोटे मोटे जो है तीन पढ़ते हैं विचार। देखो, पहला ऑप्शन है अपने पास फाइब्रस रिंग प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के किनारों पे एक फाइब्रस रिंग प्रेजेंट हो तो क्या उसे वेलामेंटस प्लेसेंटा कहेंगे। दूसरा ऑप्शन, प्लेसेंटा अगर पतली हो जाए और बड़ी हो जाए, लार्ज हो जाए, तो क्या उसे वेलामेंटस प्लेसेंटा कहेंगे। तीसरा ऑप्शन, अम्बलाइकल कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब यहां अम्बलाइकल कॉर्ड से, कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन। कॉर्ड, ये अम्बलाइकल कॉर्ड प्लेसेंटा से अटैच नहीं होकर के एमनियोन जो मेम्ब्रेन होती है उससे कनेक्ट हो जाए, एमनियोन कोरियोन जो मेम्ब्रेन होती है उससे कनेक्ट हो जाए, तो उसे वेलामेंटस प्लेसेंटा कहेंगे। चौथा, कॉर्ड इज अटैच टू द मार्जिन, किनारों से अटैच हो जाए प्लेसेंटा, यहां बीच में कनेक्ट नहीं होकर किनारों से हो जाए, तो क्या उसे वेलामेंटस प्लेसेंटा कहा जाएगा। तो जब ये एक एम्बलाइकल कॉर्ड है अगर किनारों पे जुड़ जाती है, यानी जो ऑप्शन डी है डियर, तो इस तरीके की प्लेसेंटा को अपन बोलते हैं बैटल डोर प्लेसेंटा। बैटल डोर प्लेसेंटा। ठीक है, लेकिन अम्बलाइकल कॉर्ड अगर मेम्ब्रेन से जुड़ जाती है इसे अपन बोलते हैं डियर वेलामेंटस। वेलामेंटस, वेलामेंटस प्लेसेंटा। वेलामेंटस प्लेसेंटा किसे कहा जाता है डियर, जब अम्बलाइकल कॉर्ड अटैच हो जाती है किससे, मेम्ब्रेन से। यस और नो, डायरेक्ट प्लेसेंटा से अटैच ना होकर के एमनियोन कोरियोन मेम्ब्रेन से अटैच हो जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे, वेलामेंटस प्लेसेंटा कहा जाएगा डियर। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को पॉइंट। और मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा से अगर कॉर्ड अटैच हो जाए तो उसे बैटल डोर प्लेसेंटा कहा जाएगा, और अगर फाइब्रस रिंग बन जाए चारों तरफ तो उसे मार्जिनल प्लेसेंटा कहा जाएगा। मार्जिनल प्लेसेंटा कहा जाएगा, उसे क्या कहेंगे डियर, मार्जिनल प्लेसेंटा कहा जाएगा डियर। ठीक है, तो ये मार्जिनल प्लेसेंटा की टर्म हो गई। तो मेम्ब्रेन से अटैच हो जाए उसे वेलामेंटस कहेंगे, और बीच में कनेक्ट नहीं होकर किनारों पे अगर कनेक्ट हो जाए अम्बलाइकल कॉर्ड, बीचों बीच कनेक्ट नहीं होकर के किनारे पर कनेक्ट हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, बैटल डोर प्लेसेंटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। बैटल डोर प्लेसेंटा कौन सा होता है, तो जब अम्बलाइकल कॉर्ड सेंट्रली अटैच ना होकर के किनारे से अटैच हो जाए तो उसे बैटल डोर प्लेसेंटा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है डियर, अब ये अपन ने जो पढ़ा है प्लेसेंटा मार्जिनेटा किसे कहा जाता है डियर, प्लेसेंटा मार्जिनेटा जब फाइब्रस रिंग, जो कि ऑप्शन ए के अंदर देखने को मिला था, ऑप्शन ए जो था ना वो फाइब्रस रिंग बन जाना चारों तरफ, उसे अपन क्या कहेंगे, प्लेसेंटा मार्जिनेटा कहेंगे। प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिस सी कहा जाएगा, प्लेसेंटा थिन और लार्ज हो जाए, जो ऑप्शन 2 था, ऑप्शन बी जो था वो क्या है डियर, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिसी कहलाएगा। तीसरा, वेलामेंटस प्लेसेंटा जो भी अपना राइट आंसर है, कॉर्ड अटैच टू द मेम्ब्रेन हो जाए तो उसे वेलामेंटस प्लेसेंटा कहेंगे, और कॉर्ड एम्बलाइकल कॉर्ड अटैच हो जाए मार्जिन किनारों से, प्लेसेंटा के किनारे से अटैच होता है तो उसे बैटल डोर प्लेसेंटा कहा जाएगा। तो और भूल जाना, ये दोनों याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट। ठीक है, ओबीजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो इसका राइट आंसर जो सी हो जाएगा, जो अपना क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डियर, अंजलि नाम से एक फीमेल है जो कि 24 वीक की प्रेग्नेंट लेडी है। ठीक है, जो कि एंटीनेटल क्लिनिक पे आई है, एएनसी विजिट के लिए आई है, कंप्लेनिंग ऑफ, और वो फिजिशियन को या फिर नर्स को कंप्लेन कर रही है। क्या कंप्लेन कर रही है, कंप्लेन का मतलब अपने बारे में बता रही है कि उसे क्या परेशानी हो रही है। वो बता रही है कि उसे एडिमा है लेग्स के अंदर, एडिमा है लेग्स के अंदर, और उसका बीपी है, कंप्लेन कर रही है, और नर्स ने भी एग्जामिनेशन कर लिया। ठीक है, और उसका जो बीपी है वो 145/90 है, यानी बीपी बढ़ा हुआ है। नॉर्मल बीपी 120/80 होता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा, मतलब ज्यादा। यूरिन इन्वेस्टिगेशन सजेस्टिव प्रोटीन यूरिया, और यूरिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि साथ में प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है। व्हाट विल बी द प्रोबेबल डायग्नोसिस, तो उस महिला को, उस अंजलि नाम की महिला को क्या है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, प्री एक्लैम्पसिया है, या फिर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है।
क्या होगा डियर इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए डियर? तो ये राइट आंसर है इसका प्री एक्लेम्पसिया। तो ये प्री एक्लेम्पसिया के तीनों कैरेक्टरिस्टिक साइन है। एडिमा हो जाना बॉडी के अंदर, बीपी बढ़ जाना, प्रेगनेंसी के अंदर बीपी बढ़ना, और बीपी बढ़ने की वजह से किडनी डैमेज होगी, और किडनी डैमेज होने की वजह से प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है डियर। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोटीन यूरिया का अमाउंट अगर आने लग जाए प्रेगनेंसी के दौरान तो वो है प्री एक्लेम्पसिया का साइन। ठीक है, तो यहाँ पे यूरिन डिप टेस्ट करके अपन पता लगाते हैं प्रोटीन यूरिया के बारे में, जो कि मैं यूरिनरी सिस्टम के अंदर पूरा डिटेल से ये चीजें बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों जो है साइन है किसके? प्री एक्लेम्पसिया के। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके डियर, तो मेहनत करते रहिए, क्योंकि सफलता के लिए एक नया दिन नई ताकत और नई ऊर्जा के साथ में आता है। हर दिन, आज नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, अगले दिन से मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। हर एक दिन नई ऊर्जा के साथ में आता है, अपना पूरा प्रयास लगाना स्टार्ट कर दिए। ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास तो 15 ही दिन बचे हैं। अरे 15 दिन में जी जान तो लगा दो। जी जान लगा दोगे तो मेहनत करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता है। ऑल द बेस्ट।